गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत या विविधता के सिद्धांत। हाँ, अभिषेक ठाकुर, चलो भाई अच्छी बात है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम किसे कहते हैं? जल्दी से जल्दी फटाफट से लाइक शेयर करो। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट कर चुके हैं हम। रेखा रावत, हम ठीक है भाई, जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। स्टार्ट कर दिया है जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? ठीक है, जीनोम किसे कहते हैं? तो देखेंगे, जीवों के शरीर की प्रत्येक कोशिका, जीवों के शरीर की प्रत्येक कोशिका, शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले, प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले सभी जीन, सभी जीन सम्मिलित रूप से, सभी जीन सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से जीनोम कहलाते हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप से जीनोम कहलाते हैं। ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों के शरीर की प्रत्येक कोशिका में, यानी कि हमारे भी शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है, हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका, शेयर कर दो सभी आ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न लक्षण को, लक्षण को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, टाइम 4 बजे से, भाई डेली बताते हैं हम आप लोगों को कि 4 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है ना, और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतने कम बच्चे लाए हैं क्लास में। लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। ठीक है ना, हाँ टाइम वही है जो हमेशा रहता है। ठीक है, वही टाइम है जो हमेशा रहता है, 4 बजे से। ठीक है, देखो मानव में, ध्यान से सुनेंगे, मानव में लिंग गुणसूत्रों पर, ठीक है, मानव में लिंग गुणसूत्रों पर क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम पर, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्सुअल कैरेक्टर या कहेंगे
लैंगिक लक्षणों के अलावा, लैंगिक लक्षणों के अलावा, लैंगिक लक्षणों के अलावा लैंगिक लक्षणों के अलावा कायिक तथा गैर लैंगिक, कायिक तथा गैर लैंगिक, गैर लिखा है भाई ये, कायिक तथा गैर लैंगिक लक्षणों का उपस्थित होना या लक्षणों का पाया जाना, ठीक है। गैर लैंगिक लक्षण भी, हाँ देखिए एक बार, मानव में सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा कायिक तथा गैर लैंगिक लक्षण भी उपस्थित होते हैं, लक्षण भी उपस्थित होते हैं, लक्षण भी उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, ठीक है। अभी समझिएगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न इसी को हम लिंग सहलग्न कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। देखो हमने क्या बोला है, मानव में लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षणों के अलावा, लैंगिक लक्षणों के अलावा कायिक तथा गैर लैंगिक लक्षण भी उपस्थित होते हैं। इन्हीं को हम लिंग सहलग्न, इसी को हम क्या कहते हैं, लिंग सहलग्न, सॉरी लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं, लिंग सहलग्न जीन कहते हैं, कहते हैं। तथा इन लक्षणों को, ठीक है, तथा इन लक्षणों को, तथा इन लक्षणों को, इन लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, लिंग सहलग्न, लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, लक्षण कहते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो बच्चों, सभी बच्चों को शेयर कर दो, अभी भी बहुत कम बच्चे हैं हमारे साथ में, बहुत कम बच्चे जुड़, चलो मर्जी है आप लोगों की, आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, टर्नर सिंड्रोम। हाँ टीएच मॉर्गन ने, सच बात है भाई, कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बकवास ही करने आते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग बकवास करोगे तो मैं ऐसे अंधेरे में पढ़ाऊंगी फिर, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टर्नर सिंड्रोम में एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र,
अनुपस्थित होता है। कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो एक क्रोमोसोम है, एक एक्स गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हाँ दिल साथ सही है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर का नाम है। सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हाँ सोनिया सही कहा, आप लोग ऐसी बकवास करोगे ना तो मैं ऐसे ही अंधेरे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र जो है क्या वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। जैसे कि मान लीजिए टोटल कितना क्रोमोसोम होता है, टोटल होता है 46। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें एक जो क्रोमोसोम है, एक गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो कौन से नंबर का, 23 जोड़ी नंबर का, कौन से का, 23 नंबर के क्रोमोसोम में, 23 नंबर, 23वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है ना, 23वें नंबर का, ठीक है, 23वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 23 नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसमें से एक जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, और ये किस में होता है, फीमेल में। ये जो 23 नंबर का जो गुणसूत्र है XX, इसमें से जो एक है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 46 होते हैं, 46 में से एक माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 45। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास में, 45 बचता है। ठीक है ना, और ये किस में होता है, फीमेल्स में होता है। ठीक है, किस में होता है, ये फीमेल में होता है। आनंद वर्मा, हमने क्या कहा है, सुनिए, हमने कहा है 23 नंबर का गुणसूत्र, यानी कि 23वें नंबर का टोटल हमारे पास, कैसे बेवकूफी वाले सवाल करते हो भाई, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास में, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 22 जोड़ी तो सेम रहेंगे, समान रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे 22 जोड़ी। तो 22 जोड़ी लिख दूं भाई जोड़ी, फिर आप कहोगे उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 22 जोड़ी समान रहेंगे। ठीक है, 22 जोड़ी तो समान रहेंगे। जो 23वीं जोड़ी है, ठीक है, जो 23वीं जोड़ी है, जो 23वीं जोड़ी है, ठीक है, जो 23वीं जोड़ी है ना, इस 23वीं जोड़ी में से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र जो है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो एक गुणसूत्र कम हो गया तो कितना बचा, 46 थे हमारे पास में, एक एक्स कम हो गया, टोटल कितना बचा, 45। किसमें होता है, ये फीमेल्स में होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, किसमें होता है, फीमेल में होता है। हाँ सही बोल रही थी, क्या नाम है भाई, लाइक शेयर कर दो सभी बच्चे। में होता है टर्नर सिंड्रोम, किसमें होता है, फीमेल में। फीमेल में होता है। अब देखिए, जो जिस फीमेल में ये टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, या क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, देखो, इसमें जो ओवरी होती है ना फीमेल की, ओवरी जो होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती। ठीक है, जो ओवरी होती है वो क्या होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, पूरी तरह से
विकसित नहीं होती, विकसित नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो जननांग होते हैं, ठीक है, जो जननांग होते हैं, जननांग भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते, विकसित नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी क्या बात है कि सेक्स क्रोमोसोम में से कम हो रहा है, यानी कि 23वीं जोड़ी में से कम हो रहा है। तो जब सेक्स क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कम हो रहा है तो इन सब की कमी तो आने ही वाली है, ठीक है। नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है कि सेक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स कम हो रहा है तो ये लक्षण तो दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। इसमें मासिक धर्म भी नहीं होता है, मासिक धर्म भी नहीं होता। देखो, ये जो टर्नर सिंड्रोम वाली जो स्त्रियां होती हैं, ये जब कम एज में होती हैं, ठीक है, कम एज में होती हैं, तब ये नॉर्मल दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? नॉर्मल दिखती हैं। बाद में शरीर वेल डेवलप्ड होने के बाद में, मतलब एक मैच्योर पोजीशन में पहुंचने के बाद में, तब पता चलता है कि हाँ, शरीर में तब अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर दुबला पतला रह जाना, पूर्णतः विकसित ना होना, ये सब, ठीक है। पूर्णतः विकसित ना होना, मासिक धर्म का ना आना, अंडाशय पूर्ण रूप से विकसित ना होना, और लास्ट में क्या कह देंगे? पांचपन। मासिक धर्म नहीं आएगा, ओवरी वेल डेवलप्ड नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो क्या होगा फिर? पांचपन आ जाएगा, ठीक है, पांचपन आ जाएगा, ठीक है। ये होगा टर्नर सिंड्रोम के लक्षण, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण हो गए। मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम, मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं, ठीक है ना। मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? अब हम आंसर देख लेंगे। देखो, नाम तो है इसका डाउन सिंड्रोम, यानी कि घटना चाहिए इसमें, ठीक है। नाम क्या है इसका? डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें 21वें गुणसूत्र, यानी कि 21वें नंबर के, कौन सा नंबर कह देंगे? 21वें नंबर के ऑटोसोम पर ध्यान देंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 21वें नंबर के ऑटोसोम, ठीक है, 21वें नंबर के ऑटोसोम पर एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, त्रिगुना हो जाता है। गुड, लाल मोहन कुमार, एकदम सही कहा है, ठीक है। 21वें नंबर के यानी कि ऑटोसोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें एक गुणसूत्र जो है वो क्या है? बढ़ जाता है, ठीक है। एक गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है। एक गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एक गुणसूत्र क्या है इसमें? एक गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि टोटल
हमने वो क्या बोला है, देखो हमने क्या बोला है, 21वें नंबर के, कौन से में, 21वें नंबर, ठीक है, 21वें नंबर के क्रोमोसोम। तो देखो 21वें नंबर पे 2 XX प्रेजेंट होगा पहले से, ठीक है, ठीक है, 21वें नंबर में पहले से 2 XX हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 1 X और बढ़ जाता है, ठीक है, 21वें नंबर में 1 X और बढ़ जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे हमारे पास 46। हमने क्या कहा, 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम का जो जोड़ा है वहां पे 1 X यानी कि 1 क्रोमोसोम और बढ़ जाता है। तो कितना था हमारे पास में, 46 था, कितना था 46, एक और बढ़ गया तो कितना हो गया हमारे पास, हो गया 47, ठीक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया हमारे पास में 47, ठीक है। कद छोटा रह जाता है इसमें, ठीक है, कद कैसा रह जाता है, कद छोटा रह जाता है, हाइट जो है वो कम रहती है। और सर कैसा होता है, छोटा गोल सर, यानी कि सर का जो साइज है ये हमारा वो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा पर गोल, ठीक है, छोटा व गोल। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वंशागति के विविधता का सिद्धांत, ठीक है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। हाँ सर छोटा और गोल हो जाता है, ठीक है। जीभ में सेकंड क्या है लक्षण, जीभ में खांचे जैसे, जीभ में खांचे बन जाते हैं, जीभ जो है उसमें खांचे बन जाते हैं, ठीक है, जो जीभ है उसमें ऐसे लेयर लेयर सी बन जाएंगी। हाँ फास्ट लाइक करें भाई, लाइक शेयर कर दें फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुंह जो है, मुंह हमेशा खुला रहता है इनका, मुंह जो है हमेशा खुला रहता है, खुला रहता है, ठीक है, इनका मुंह हमेशा कैसा रहता है, मुंह हमेशा इनका खुला रहता है। ठीक है, मुंह हमेशा इनका खुला रहेगा, जीभ में खांचे हो जाएंगे, सर छोटा वह कैसा होगा, गोल होगा, ठीक है। और इनकी हथेली जो होती है वो कैसी होती है, हथेली जो होती है इनकी, हथेली चौड़ी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है, हथेली इनकी कैसी होती है, चौड़ी होती है, यानी कि ये जो पाम है ये हथेली जो है इनकी कैसी होगी। लाइक शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम अपने, देखो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था भाई, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था, चलो रूही भाई, कम बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है, 2 दिन से बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। हाँ दिलसाद ने आंसर दे दिया है, सटन एंड बॉबेरी, एकदम करेक्ट आंसर है। लाल मोहन, गुड इवनिंग पूजा पाल, हाँ सटन और बोबेरी, तो इसका आंसर क्या होगा, सटन और बोबेरी ने दिया था।
ठीक है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था सटन और बोवेरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। भाई बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? और मैंने बोला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग पता नहीं क्या करते हो। देखो अब हम पढ़ेंगे सेल्फ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों पे लाइक वो शेयर कर दो वीडियो को। अब ध्यान से सुने, क्वेश्चन है हमारा सेल्फ क्रॉस या टेस्ट क्रॉस लिख लेते हैं पहले। टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखो बहुत सारे बच्चे सेल्फ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को रटते हैं, रटना नहीं है। ठीक है, आपको क्रॉस पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? क्रॉस पढ़ा था कि हम T1 यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हमने क्या लिया था? लंबा पौधा। ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ। ठीक है, ये तीनों आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तीनों एकदम क्लियर हो जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने लिया लंबा पौधा, बौना पौधा, ये हमने इसके युग्मक अलग अलग कर लिए। ठीक है, युग्मक इसके अलग अलग कर लिए। अब हम इसका क्रॉस कराते हैं। देखो अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है बिल्कुल बोर्ड की तरफ। देखो जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो देखें, देखो क्रॉस कराते हैं हम तो इस कैपिटल टी का इससे, तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इस कैपिटल टी का इससे, तो फिर से हमारे पास क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम वैसे ही इस वाले कैपिटल टी का कराएंगे। देखिए इसका कराएंगे पहले इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कराएंगे हम ये लास्ट वाले से, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब हमने क्या कहा है? टेस्ट क्रॉस। क्या बोल रहे हैं हम? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यही तो बोल रहे हैं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं? तो देखो ये हमने क्रॉस करा दिया, एक लंबा पौधा लिया, एक हमने लिया बौना पौधा। ठीक है, ये हमारे पास प्रथम ये क्या है? P1 यानी कि पेरेंट्स, ये क्या है? F1 यानी कि फर्स्ट जनरेशन। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बार बार बोल रही हूं। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और सेल्फ क्रॉस एकदम से आपको आ जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस करना इतना है, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और सभी बच्चे यहाँ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दें वीडियो को। देखो हमने अब ये प्रथम पीढ़ी निकाल ली। ठीक है, हमने प्रथम पीढ़ी निकाल ली। अब टेस्ट क्रॉस में होता क्या है? टेस्ट क्रॉस में जो होता है उसमें क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में जो हमने प्रथम पीढ़ी निकाली है, ठीक है, हाँ, जो हमारे पास प्रथम पीढ़ी आई है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे? प्रथम पीढ़ी से क्या करेंगे? प्रथम पीढ़ी का, देखो प्रथम पीढ़ी का ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम पीढ़ी का संकरण कराएंगे। प्रथम पीढ़ी का संकरण कराएंगे किससे? जनक से। वो जनक क्या होना चाहिए? जनक होना चाहिए वो अप्रभावी या रिसेसिव, अप्रभावी या रिसेसिव होना चाहिए। ध्यान देंगे, अप्रभावी या हम क्या कह देंगे? रिसेसिव होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, हमने क्या कहा? प्रथम पीढ़ी,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए F1 प्रथम पीढ़ी का करा रहे हैं, F1 इंटू रिसेसिव, रिसेसिव या कह देंगे अप्रभावी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस, ये क्या हो गया आपका टेस्ट क्रॉस हो गया। यानी कि टेस्ट क्रॉस में जो हमारी प्रथम पीढ़ी आई है, प्रथम पीढ़ी का हम जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो है रिसेसिव, यहाँ पेरेंट्स लिख दो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, P1, ठीक है ना। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो हमें मिली है, फर्स्ट जनरेशन का हम पेरेंट्स के रिसेसिव जो अप्रभावी है उसके साथ में क्रॉस कराते हैं, उसी को हम कह देते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। उसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्लियर, क्लियर यहां तक सभी बच्चों को बताएं, क्लियर है। अब हम देखेंगे प्रांजलि, क्लियर भाई। अब हम देखेंगे बैक क्रॉस, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, बैक क्रॉस। तो देखिए, सॉरी किधर चला गया, सॉरी भाई बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा हो जाता है, ध्यान नहीं रहता तो, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्लियर है सबको, आपको। अब हम क्या देख रहे हैं, बैक क्रॉस, ठीक है। अब हम सेकंड क्या देख रहे हैं, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। तो देखिए बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में जो प्रथम पीढ़ी है, बैक क्रॉस में देखो प्रथम पीढ़ी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया है ये वाला, ठीक है। ये आपको डायग्राम निकाल के बताया है, ठीक है, ये यहाँ पे बना के बताया है, ठीक है। ये सभी हमारे पास कैसे पौधे आए, सभी के सभी कैसे हैं हमारे पास, ये लंबे पौधे हैं, कैसे हैं, लंबे पौधे हैं, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या है, लंबे पौधे। देखो हम बार बार जो मैं आपको कह रही हूँ ना, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, वो प्रथम पीढ़ी हमने यहां से निकाली है, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा लिया है, दोनों का क्रॉस कराया है, क्रॉस कराने के बाद में हमें जो प्रथम पीढ़ी मिली है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में प्रथम पीढ़ी का, बैक क्रॉस में प्रथम पीढ़ी का हम क्रॉस कराते हैं, हाँ, प्रथम पीढ़ी का क्रॉस कराते हैं पेरेंट्स से। देखो फॉर्मूला लिखती हूं डायरेक्ट, प्रथम पीढ़ी का क्रॉस करा रहे हैं पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो है वो अप्रभावी प्रभावी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों, या हम यहाँ ये कह सकते हैं प्रभावी अप्रभावी दोनों हो सकते हैं, अप्रभावी और प्रभावी, ठीक है। क्लियर, एक बार और क्लियर करूंगी अभी, ठीक है। ये हो गया बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में प्रथम पीढ़ी का जो प्रथम पीढ़ी जो आई है निकल के, उसका क्रॉस कराते हैं किसके साथ में, पेरेंट्स, या अप्रभावी हो या प्रभावी हो, दोनों में से किसी के भी साथ क्रॉस करा देते हैं, उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस में प्रथम पीढ़ी का सिर्फ रिसेसिव, किससे, सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव जो पेरेंट्स हैं उनसे क्रॉस कराते हैं, उसको हम कहेंगे बैक टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस में प्रथम पीढ़ी का प्रभावी अप्रभावी किसी भी जनक से करा दिया जाए, उसको हम कहते हैं। मनुष्य में पता होगा वैसे सबको, फिर भी जैसे कुछ कंफ्यूजन हो तो इसलिए मैं ये कर दे रही हूं, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कैसे होता है।
देखो बच्चों, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने। इसके बाद में बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जो आप बुक से पढ़ लो, मॉडल पेपर से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आएगा किसी भी हालत में। कुछ बच्चे हो सकते हैं पहले से पढ़ाओ तो समझ में आ जाए, नहीं तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस थोड़ा सा टफ पड़ जाता है समझना, ठीक है। तो मैं चाहती हूं इस क्वेश्चन के बाद में हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे जुड़े रहें, ठीक है, सभी बच्चे जुड़े रहें, फिर हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे और उसमें आपको बहुत ही फोकस के साथ में सुनना है मुझे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चे आंसर दे रहे हैं, शिव गोपाल, नितिन, प्रियंका कुशवाहा, सही आंसर है आप लोगों का एकदम। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है वो कैसे होता है। सबने बच्चों ने सही आंसर दिया है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई, लिंग निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र से होता है। और जो बच्चों आप लोगों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर है, एक्स वाई किस में होता है, फादर में होता है, ठीक है। एक्स वाई किस में होता है, फादर में होता है, करेक्ट है एकदम, ठीक है ना। आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, ठीक है ना। देखो, एक्स वाई लिंग गुणसूत्रों के लिंग, सॉरी, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र कर लीजिए, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। देखो, इसमें जो स्त्री होती है, देखो इसमें स्त्री, स्त्री कैसी होती है, समयुग्मजी, ठीक है, स्त्री कैसी होती है, समयुग्मकी। जैसे कि उसके पास होता है एक्स एक्स, उसके पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है, एक्स एक्स। और नर क्या होता है, नर इसमें विषमयुग्मजी होता है, ठीक है, नर क्या होता है, विषम युग्मकी होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है मानव में लिंग निर्धारण फादर, जो आप लोगों ने आंसर किया है एक्स वाई, करेक्ट आंसर है एकदम एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, हाँ एकदम करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और भी बच्चे जुड़ जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बोल रही हूँ बहुत जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है, सभी बच्चे पढ़े उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ये है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्या है, क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस
क्या है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है पीहू, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने अब इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें एक RH नेगेटिव, RH नेगेटिव जो स्त्री है, RH नेगेटिव स्त्री, RH नेगेटिव स्त्री RH पॉजिटिव पुरुष के साथ शादी कर लेगी, ठीक है, के साथ शादी। ध्यान से सुनेगा, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ध्यान से सुनिएगा। देखो इसमें होता क्या है, एक RH नेगेटिव जो स्त्री है वो RH पॉजिटिव पुरुष के साथ में विवाह कर लेती है, ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो देखो RH नेगेटिव जो है वो RH पॉजिटिव पुरुष के साथ में जब शादी कर लेगी तो जो इनकी संतान होगी, ठीक है, जो इनकी संतान होगी कैसी, RH पॉजिटिव, ठीक है, इनकी संतान कैसी होगी, RH पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब देखिए जो इनकी संतान RH पॉजिटिव है, तो देखो वैसे तो नॉर्मल रहेगी बॉडी, फीमेल जो है जो RH नेगेटिव है उसका जो शरीर है या बॉडी है वो नॉर्मल रहेगा। जब ये जो उसकी संतान है RH पॉजिटिव, जब ये इस बच्चे की जब डिलीवरी होगी, ठीक है, इस बच्चे की जब डिलीवरी होगी, मान लीजिए उस टाइम पे देखो एक माँ का ब्लड और एक फीटस का ब्लड, एक माँ का ब्लड और एक फीटस का ब्लड सेपरेट रहता है। एक माँ का ब्लड और फीटस का जो ब्लड है वो सेपरेट रहता है। कैसा रहता है, सेपरेट रहता है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। देखो माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है, मैंने ये कहा है अभी, ठीक है, यही कहा है अभी। देखो तो सेपरेट किसकी वजह से रहता है, वो सेपरेट रहता है वो प्लेसेंटा की वजह से। किसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है इसकी वजह से एक माँ का ब्लड और एक बच्चे का ब्लड जो है वो कैसा रहता है, सेपरेट रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, प्लेसेंटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है, भ्रूण है, ये क्या है, भ्रूण है। तो देखिए एक माँ का जो ब्लड है और बच्चे का ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है, किसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से, यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। पर होता क्या है, जब जो संतान है जब वो पैदा होती है तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बच्चा है इसका जो ब्लड है वो किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से, डिलीवरी के टाइम पे, प्रसव के टाइम पे किसी रीजन की वजह से इस जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसका जो ब्लड है वो माँ के अंदर रह जाता है, ठीक है, ठीक है, माँ के अंदर रह जाता है। अब देखिए जब वो माँ के अंदर रह जाएगा तो माँ यहाँ पे कैसी है, स्त्री कैसी है, स्त्री यहाँ पे है RH नेगेटिव, RH नेगेटिव। हमने क्या कहा, संतान कैसी है, RH पॉजिटिव। तो जो मेल है या जो फीमेल है यानी कि जो माँ है उस माँ के अंदर RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ध्यान से सुनेंगे सभी, नहीं होती है, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ये माँ सेकंड टाइम जब कंसीव करती है, सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी में ठीक है, सेकंड टाइम की प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो माँ के अंदर RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बनी हुई है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे,
माँ के अंदर RH पॉजिटिव के लिए जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं, ठीक है। अगर बच्चा जो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी में अगर बच्चा RH नेगेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माँ भी नेगेटिव है, RH नेगेटिव है और बच्चा भी RH नेगेटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस केस में, ठीक है। अगर सेकंड प्रेगनेंसी में भी बच्चा RH पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान से सुनेंगे, सेकंड प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो जाता है तो जो माँ के अंदर एंटीबॉडीज जो बनी है, माँ के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है RH पॉजिटिव के लिए, वो एंटीबॉडीज उसको अननोन या वैसा कोई डेंजरस कुछ समझ के उसको किल कर देंगी। किल कैसे करती हैं? तो जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू अंदर जाएंगी और उस भ्रूण या उस एम्ब्रियो की जो RBCs हैं, ठीक है, उस एम्ब्रियो की जो RBCs हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करती रहेंगी, ठीक है, धीरे धीरे नष्ट करने लग जाएंगी, जिससे एनीमिया हो जाएगा, बच्चे में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो धीरे धीरे उस भ्रूण में ब्लड की कमी होती चली जाएगी। तो जो सेकंड प्रेगनेंसी है या सेकंड चाइल्ड जो है वो उसकी डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये है क्या, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? पहले ये बताइए, मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ, एक बार और क्लियर कर देती हूँ, जल्दी बताइए। देखो एक छोटा सा और डायग्राम बना देती हूँ, देखो आपको समझना है बस, ठीक है, समझोगे तो ज्यादा सही रहेगा। समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। देखिए ये हमने ले लिया, फर्स्ट प्रेगनेंसी ले ली, ठीक है, ये ले ली हमने फर्स्ट प्रेगनेंसी ले ली, ठीक है। माँ क्या है, डायग्राम से समझा दे रही हूँ, माँ RH नेगेटिव है, और ये जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा है ये कैसा है, RH पॉजिटिव, ठीक है, कैसा है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमने क्या बोला है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे या प्रसव के टाइम पर ये जो बच्चा है इसका कहेंगे ब्लड का लीकेज हो जाता है माँ के अंदर, मान लीजिए ब्लड का लीकेज हो गया माँ के अंदर, ठीक है, ब्लड माँ के अंदर किसी वजह से मिक्स हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया, यहां तक क्लियर। अब देखो, अब देखेंगे ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई। अब क्या होगा, जो ये ब्लड का लीकेज हुआ है, ठीक है, यह ब्लड माँ के ब्लड से जो मिक्स हुआ है, कब, प्रेगनेंसी के प्रसव के टाइम पे या कहेंगे डिलीवरी के टाइम पे। तो ये जो माँ की जो बॉडी है, ये जो माँ की बॉडी है ये क्या कर लेगी, ये जो माँ की बॉडी है, यहां लिखती हूँ, माँ की बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी, माँ का शरीर एंटीबॉडीज बना लेगा, एंटीबॉडीज बना लेगा। किसके लिए बना लेगा, RH पॉजिटिव के लिए बनाएगा। एंटीबॉडीज किसके लिए बनाएगा, RH पॉजिटिव के लिए बनाएगा एंटीबॉडीज, ठीक है, RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज बना लेगा, ठीक है। अब देखिए, देखो एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, एंटीबॉडीज का काम होता है हमारे शरीर के अंदर बाहर से जैसे ही कुछ एंटर करता है तो उसको किल कर देना, उसको मार देना, उससे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, एंटीबॉडीज का ये काम होता है। तो देखिए माँ की शरीर एंटीबॉडीज बना लेगी, माँ का शरीर जो है वो एंटीबॉडीज
बना लेगा, ठीक है। माँ का शरीर एंटीबॉडीज बना लेगा RH के लिए, RH प्लस के लिए, RH प्लस के लिए एंटीबॉडीज बना लेगा माँ का शरीर। अब देखिए, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करती, ठीक है। अब देखो सेकेंड प्रेगनेंसी में, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी, और मान लो बच्चा RH पॉजिटिव है, फिर से मान लो बच्चा RH पॉजिटिव है, तो माँ का शरीर क्या करेगा, माँ का शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडीज जो हैं, एंटीबॉडीज जो बनी हैं, एंटीबॉडीज अपरा के थ्रू या प्लेसेंटा के थ्रू, अपरा के द्वारा भ्रूण को, अपरा के द्वारा भ्रूण को या भ्रूण की आरबीसीज को, भ्रूण की आरबीसीज को नष्ट करने लग जाती हैं, नष्ट करने लग जाती हैं, ठीक है, लग जाती हैं। जब आरबीसीज खत्म होने लगेंगी तो धीरे धीरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आरबीसीज को नष्ट करने लगती है, आरबीसीज खत्म होने पर, जैसे हमारे शरीर में आरबीसीज की कमी होती है उसको हम एनीमिया बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एनीमिया, नष्ट करने लग जाती है शरीर में या भ्रूण में, सॉरी शरीर में नहीं कहेंगे, भ्रूण की बात चल रही है, भ्रूण में आरबीसीज की कमी होने पर, आरबीसीज की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सॉरी, मुझे ये बार बार बच्चा आ जा रहा है। कमी होने पर भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। 2 बार बताया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने मटर के पौधे में, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, मेंडल ने जिन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, वो लक्षण बताने, वो लक्षण कितने प्रकार के, वो लक्षण कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। हाँ अमित जी, और बच्चे, देखो, हाँ 7 विपर्यायी लक्षण लिए थे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन है हमारा ये, नेक्स्ट इसका आंसर होगा 7 विपर्यायी लक्षण देखे, 7 विपर्यायी लक्षण देखे थे, किसमें, मटर के पौधे में, मटर के पौधे में,
मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम नाम है मटर के पौधे का, साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। देखो एक चार्ट बना देती हूँ फटाफट से। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो 7 विपर्यायी लक्षण लिए थे। पहला था क्या? पौधे की लंबाई या कहेंगे तने की लंबाई। पहला क्या था? तने की लंबाई। ठीक है, पहले क्या लिया था? तने की लंबाई ली थी। तने की लंबाई में पौधा लंबा, पौधा कैसा था? लंबा या हो सकता था बौना। ठीक है, लंबा या फिर बौना कर दे रहे हैं, चार्ट हो जाएगा एक। ठीक है, पौधा लंबा या बौना। दूसरा लक्षण था हमारे पास फूल का रंग। क्या था? फूल का रंग। फूल का रंग कैसा था? फूल का रंग सफेद या बैंगनी। फूल का रंग कैसा? सफेद या बैंगनी। ठीक है, फूल का रंग सफेद या बैंगनी। फिर तीसरा था फूल की स्थिति। तीसरा क्या था? फूल की स्थिति, यानी कि फूल कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लगा हुआ है या कहाँ पे स्थित है, तो इसको कह देंगे अक्षीय, यानी कि अक्ष पर, अक्षीय या अंत यानी कि एंड में, अंत्य। ठीक है, अक्षीय या अंत्य। ठीक है, 3 लक्षण हो गए। 3 लक्षण हो गए फूल की स्थिति। अब देखेंगे फली की आकृति। फली की आकृति, तो जो फली की आकृति है, फली की आकृति हो सकती है फूली हुई या मुरझाई। फूली या कहेंगे मुरझाई, नहीं सॉरी, मुरझाई हुई, मुरझाई। ठीक है, फली देखी होगी आपने मटर की, एक तो होती है चिकड़ी चिकड़ी सी और दूसरी एकदम फूली हुई। ठीक है, तो फली की आकृति। अब देखेंगे फली का रंग। फली का रंग यानी कि जो फली है उसका रंग कैसा होगा? फली का रंग, तो देखो फली का रंग या तो होगा हरा या कैसा होगा? पीला। ठीक है, फली का रंग या तो होगा हरा या फिर होगा पीला। ध्यान से सुनेंगे, या तो हरा होगा या होगा पीला। अब देखेंगे बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग पता है, या तो पीला होगा या फिर हरा होगा। पीला या फिर कैसा होगा? हरा। इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने हरे से लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट है बीज की आकृति। लास्ट क्या है? थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर इससे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीज की क्या है? आकृति। बीज की आकृति, तो आपने मटर का बीज देखा होगा, मटर का बीज गोल भी होता है और हल्का सा चिकड़ा भी हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया गोल, कील हो गया भाई, सॉरी, गोल। और ये कैसा हो गया? झुर्रीदार, झुर्रीदार। ठीक है, गोल और झुर्रीदार। ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट। ये सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे मटर के पौधों के, 7 विपर्यायी लक्षण देखे थे, और वो 7 विपर्यायी लक्षण कौन से थे? वो 7 विपर्यायी लक्षण ये थे। ठीक है, वो 7 विपर्यायी लक्षण ये थे। एक चार्ट बना दिया है, फ्लो चार्ट, आपको आसानी रहेगी। ठीक है,
आपको आसानी रहेगी इसमें। देखिए आपको, देखो इसमें सबसे मैं इजी तरीका बता दूं याद करने का। पहला आप याद रखिए तने की लंबाई, तना लंबा हो सकता है या बौना हो सकता है, बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दूसरा, फूल का रंग सफेद है बैंगनी है। देखो दो दो पॉइंट याद रखेंगे, फूल फूल, तो फूल का रंग सफेद बैंगनी, फूल की स्थिति अक्षीय अंतः, यानी कि 2 पॉइंट हो गए फूल के और 2 पॉइंट होंगे फली के और 2 पॉइंट होंगे बीज के। याद रखने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। याद, जिन बच्चों को ये चार्ट याद नहीं होता ना, याद रखने का बेस्ट तरीका है तने की लंबाई याद रखिए, बाकी 2 पॉइंट हैं फूल के, 2 पॉइंट हैं फली के और 2 पॉइंट हैं किसके, बीज के। देखो 2 पॉइंट फूल के, 2 पॉइंट हैं फली के और 2 पॉइंट ही हैं बीज के और 1 पॉइंट है किसका, तने की लंबाई, ठीक है। तो 7 विपर्य लक्षण देखे थे मटर के पौधे के। पायसम सटाइवम क्या है, वैज्ञानिक नाम है, क्या है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बताएं, सेफ रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।